हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1981 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मॉन्स्टर मूवी द फन हाउस। इसे डायरेक्ट किया है टोबी हूपर ने, जिन्होंने पोल्टरजेनिस्ट और टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जैसी फ्रेंचाइज को भी डायरेक्ट किया है। तो बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक एमी नाम की लड़की को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक इंसान अपने रूम से मास्क और चाकू लेकर एमी को मारने के लिए जा रहा था और इसका रूम देखकर लग रहा है कि ये काफी बड़ा हॉरर मूवी फैन है। ये पूरा सीन हमें इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, जैसा कि हमें देखने को मिला था इस मूवी से 3 साल पहले रिलीज हुई हैलोवीन में। खैर वो किलर सीधा ही एमी तक पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है और ये सीन रेफरेंस है साइको के आइकॉनिक शावर सीन का। वो किलर कंटिन्यूसली एमी को स्टैब कर रहा था, पर तभी एमी देखती है कि वो चाकू तो नकली है। जब वो उस किलर का मांस निकालती है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई जोई था, जो कि उसके ऊपर एक घटिया सा प्रैंक कर रहा था। वो जल्दी से यहाँ से निकलकर अपने रूम में जाता है और एमी भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ उसके साथ एक और बार प्रैंक हो जाता है। फाइनली वो जोई को कबर्ड से बाहर निकालती है और पनिशमेंट के लिए उसे कहती है कि वो उसे अपने साथ कार्निवल में नहीं ले जाने वाली। साथ ही एमी जोई से कहती है कि वो भी इसके साथ एक ऐसा प्रैंक करेगी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद हम एमी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि टीवी पर 1931 की द ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन देख रहे थे। आज एमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार्निवल में जाने वाली थी और जोई भी उसके साथ जाना चाहता है। तभी उनका डैड एमी से कहता है कि कुछ हफ्ते पहले पुलिस को उसी कार्निवल के पास से 2 टीनेज लड़कियों की डेड बॉडीज मिली थी और इसीलिए वो नहीं चाहता कि एमी उस कार्निवल में जाए। अपने डैड की बात मानते हुए एमी अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करती है कि वो कार्निवल के बजाय कोई अच्छी सी मूवी देखने जाएगी। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड बस भी पहुंच चुका था और वो एमी के मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसे उसी कार्निवल में ले आता है। बस यहाँ अपने दोस्त रिची और उसकी गर्लफ्रेंड लिज को भी साथ लाया था और वो सभी मिलकर एमी को भी उस कार्निवल के अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई भी एमी के पीछे उसी कार्निवल में जाने के लिए चुपके से अपने घर से निकल आता है और रास्ते में उसे एक आदमी लिफ्ट के लिए पूछता है। इससे पहले कि जोई उसकी कार में बैठता, वो आदमी अपनी शॉटगन निकालकर जोई को डराने लगता है और ये देखते ही जोई भी यहाँ से भागते हुए निकल जाता है। इधर वो लोग घूमते हुए एक हॉरर फन हाउस तक पहुंचते हैं, पर वो उसके अंदर नहीं जाते। यहाँ से वो लोग एक फेक फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं जो एमी को काफी सारी बकवास चीजें बता रही थी। उसकी बातें सुनकर वो सभी उसका मजाक बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि किसी तरह जोई भी उस कार्निवल तक पहुँच चुका था। यहाँ ही वो सबसे पहले जाकर उसी फन हाउस की एक राइड लेता है और हम बैकग्राउंड में एक आदमी को फ्रैंकेनस्टाइन की ड्रेस पहना हुआ देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिची उन सभी को एक आइडिया देता है कि क्यों ना कार्निवल बंद होने के बाद वो लोग इस फन हाउस में रात को रुक जाएं। ये सुनकर पहले तो वो सभी उसे मना कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो सब भी वहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं। एमी जाकर अपने डैड को कॉल करके कहती है कि मूवी खत्म होने के बाद रात को वो अपनी फ्रेंड के घर रुक जाएगी। इसके बाद वो सभी टिकट्स लेकर उस फन हाउस के अंदर जाते हैं और उन्हें जाते हुए जोई भी देख लेता है। काफी देर वेट करने के बाद भी वो लोग बाहर नहीं आते, इसीलिए जोई समझ चुका था कि उनका कुछ और प्लान है। कुछ देर बाद कार्निवल से सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन जोई एक जगह पर छुपा हुआ था। सबके जाने के बाद वो बाहर निकलकर उस फन हाउस के पास जाता है, लेकिन तभी एक क्रीपी औरत उसे बुरी तरह से डरा देती है। वो यहाँ से निकलकर बाहर भागता है, पर बाहर आकर अकेले ही घर जाने के बजाय वो वापस अंदर आकर अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। अंदर उन सभी को फ्लोर के नीचे से किसी की आवाज आती है और जब वो लोग चुपके से नीचे देखते हैं तो वहाँ वही फ्रैंकेनस्टाइन की ड्रेस वाला आदमी था। वो अपने साथ उसी फॉर्च्यून टेलर को लाया था और साथ ही वो एक बक्से से निकालकर उस फॉर्च्यून टेलर को कुछ पैसे देता है। उन पैसों को लेकर वो वहाँ से निकल रही थी, लेकिन तभी वो आदमी उस फॉर्च्यून टेलर पर अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद वो आदमी यहाँ से बाहर जाता है और इधर ये सब देखकर इन चारों की हालत खराब हो चुकी थी। सबसे पहले तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन जिस रास्ते से वो लोग अंदर आए थे वो रास्ता बंद हो चुका था। ये देखकर वो लोग दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें उसी बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जिसके पीछे उस फॉर्च्यून टेलर की लाश थी। साथ ही बस को बाहर निकलने का एक दूसरा दरवाजा भी मिल चुका था, पर तभी रिची उन सबसे कहता है कि वो पहले जाकर उस फॉर्च्यून टेलर की लाश को चेक करेगा, ताकि अगर वो जिंदा हो तो वो लोग उसकी मदद कर सकें। अब यहाँ वो अकेला ही आकर उस लाश को चेक कर रहा था, जहाँ हम उसे देखकर समझ पाते हैं कि वो लाश चेक करने नहीं बल्कि किसी दूसरी चीज के लिए आया था। बाहर जाकर वो सभी को बताता है कि वो औरत मर चुकी है और बस उसे बताता है कि वो दरवाजा भी एक चेन से बंधा हुआ है। इसके बाद वो लोग घूमते हुए वापस उसी बेसमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो सब देखते हैं कि वो आदमी अपने साथ अपने डैड को लाया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी फन हाउस का बारकर था। वो बारकर अपने बेटे पे पहले तो थोड़ा चिल्लाता है, पर इसके बाद वो उससे कहता है कि वो इस लाश को भी ठिकाने
लगा देगा, जैसा कि उसने पिछली बार भी किया था। तभी वो किलर उन पैसों को लौटा देता है और उन पैसों को देखकर बारकर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उन पैसों को वापस उसी बॉक्स में रखने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस बक्से के सारे पैसे गायब हो चुके थे। ये देखकर वो उस किलर को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि रिची उन पैसों के बारे में बस को बताता है जो उसने लाश चेक करने के बहाने चुरा लिए थे। इसी बीच यहाँ उस किलर का मांस गिर जाता है, जहाँ हम पहली बार उसका चेहरा देख पाते हैं। वो किलर को इंसान नहीं बल्कि एक डीफॉर्म म्यूटेंट था। उसका चेहरा देखकर ये सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी बीच रिची की पॉकेट से एक लाइटर नीचे गिर जाता है। उस लाइटर को बारकर भी देख लेता है और उस लाइटर को देखकर बारकर सब कुछ समझ चुका था। वो सभी उसे दिखाई तो नहीं देते, लेकिन पहले वो उन सभी को अच्छे से नीचे आने के लिए बोलता है। जब प्यार से बात नहीं बनती तो बारकर उन सभी से कहता है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद वो उस म्यूटेंट को लेकर यहाँ से बाहर जाता है और इधर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस कहता है कि उन्हें बारकर की अगली चाल का वेट करना चाहिए और तभी उसने अपनी अगली चाल चल दी। बारकर ने उस फन हाउस को वापस से चालू कर दिया था, जिसकी वजह से अब इन्हें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए रिची अपने बचपन की एक स्टोरी उन सभी को सुना रहा था, पर इससे पहले कि वो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाता, कोई एक रस्सी से उसे ऊपर खींच लेता है। यहाँ लिज काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए बस उसे शांत करता है। तभी उनकी ओर एक ट्रॉली बढ़ने लगती है और बस बिना कुछ सोचे एक एक्स से उस पर वार कर देता है। लेकिन जैसे ही उजाला होता है वो लोग देखते हैं कि वो तो रिची था। ये देखकर लिज काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और वो उस ट्रॉली के पीछे जाने लगती है। तभी लिज फ्लोर में लगे एक ट्रैप में गिर जाती है और ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे नहीं निकाल पाते। इधर हम देखते हैं कि बाहर जोई को किसी की आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो वही म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो म्यूटेंट उसे कुछ कर पाता, जोई वहां से निकलकर भागते हुए एक आदमी से टकरा कर गिर जाता है। वो आदमी भी इसी कार्निवल में काम करता है, जो जोई को उठाकर अपने ट्रेलर में ले जाता है। यहाँ उसने जोई के पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें बुला लिया था और वो लोग उसे अपने साथ घर ले जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी भी एक एयर वेंटिलेशन से उन्हें देख पाती है, लेकिन एक बड़े से फैन की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। यहाँ जोई अपने पेरेंट्स को एमी के बारे में बताने वाला था, पर तभी उसे एमी की बात याद आती है और वो सोचता है कि शायद वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रही होगी। ये सोचकर वो एमी के बारे में किसी को भी नहीं बताता और वो लोग एमी की आंखों के सामने से ही निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज भी उस अंडरग्राउंड ट्रैप में जिंदा थी, पर तभी अपना काम खत्म करने के लिए म्यूटेंट भी वहां पहुंच जाता है। लिज यहाँ किसी तरह उस म्यूटेंट को अपनी बातों में फंसा रही थी और वो म्यूटेंट फंस भी जाता है। तभी लिज वहां पड़ी एक नाइफ से उस म्यूटेंट को स्टैब कर देती है, जिससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो म्यूटेंट लिज को भी ऑफ कैमरा बुरी तरह से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि एमी और बस एक रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और तभी उनके सामने बारकर आ जाता है। उसके पास एक गन थी, लेकिन बस सीधा ही उससे हाथापाई करने लगता है। बारकर भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और यहाँ काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली बस बारकर को एक शॉट से मार देता है। अब वो उसकी गन लेकर यहाँ से निकल रहा था, पर तभी वो म्यूटेंट भी वहाँ पहुँच जाता है। बस एमी को यहाँ से भागने के लिए बोलकर खुद उससे फाइट करने लगता है और तभी एमी को गन फायरिंग की आवाज आती है। एमी मुड़कर देखती है तो एक क्लाउन के ऊपर बस की लाश बाहर आती है, जिसका मतलब था कि अब एमी को अकेले ही उस म्यूटेंट का सामना करना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस सीन में जो क्लाउन है वो रॉब ज़ॉम्बी की मूवी हाउस ऑफ 1000 क्रॉप्स के क्लाउन का रेफरेंस है। यहाँ से एमी भागते हुए उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ उसके पीछे वही म्यूटेंट भी पहुँच चुका था। तभी यहाँ एमी को एक और रास्ता नजर आता है और उससे होते हुए वो नीचे एक बड़े से सर्विस रूम तक पहुँच जाती है। तभी उसके पीछे वो म्यूटेंट भी वहाँ आ चुका था और एमी एक रॉड से खुद को डिफेंड करने लगती है। इस रॉड से उस म्यूटेंट का कुछ भी नहीं बिगड़ता और एमी के पास से वो रॉड छीन लेता है। तभी गलती से उस म्यूटेंट का हाथ एक सर्किट पर लगता है और यहाँ बुरी तरह से शॉक लगने की वजह से वो एक चेन में फंस जाता है। वो चेन उसे दो बड़े से गियर्स तक ले जा रही थी और वो म्यूटेंट एमी का भी हाथ पकड़ लेता है। यहाँ एमी अपनी पूरी ताकत लगा के किसी तरह उससे अपना हाथ फ्री करती है, जिसके बाद वो म्यूटेंट वहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद एमी फाइनली उस फन हाउस से बाहर निकलती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। बात करें अगर मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की, तो इसका बजट था $7 मिलियन और इसने कमाई भी कुछ इतनी ही की। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल थी और एंडिंग भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दिए थे, लेकिन इस मूवी के बाद टोबी हूपर ने हॉरर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। मूवी की स्क्रिप्टिंग के दौरान डीन कुंट्स नाम के एक राइटर ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बुक लिख दी और मूवी रिलीज होने से पहले वो बुक रिलीज
हो गई, जिसकी वजह से लोगों को एक गलतफहमी है कि मूवी उस बुक के ऊपर बेस्ड है, लेकिन असल में तो वो बुक ही इस मूवी की स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी के दौरान स्टीवन स्पिलबर्ग ने टोबी हूपर को ईटी डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन इसके प्रोडक्शन में बिजी होने के कारण हूपर ने उसके लिए मना कर दिया। पर कुछ समय बाद फाइनली दोनों ने मिलकर पोल्टरगेनिस्ट पर काम किया। इसमें म्यूटेंट का रोल प्ले किया है वेन डोबा ने, जो कि एक प्रोफेशनल टैप डांसर है। मूवी में बार्कर का रोल प्ले करने वाले एक्टर केविन कॉनवे ने इस फिल्म में टोटल 3 रोल्स प्ले किए हैं। फ्रीक एनिमल शो के बार्कर भी वही थे और साथ ही स्ट्रिप शो और फन हाउस के भी बार्कर वही थे। बस का रोल करने वाले कूपर हॉक भी इस मूवी के दौरान 30 साल के थे और इसके बावजूद भी इस फिल्म में उन्होंने एक टीनेजर का रोल प्ले किया है। कूपर हॉक भी, केविन कॉनवे और मेस न्यूफील्ड हमें आगे चलकर एक गेटिसबर्ग नाम की मूवी में भी साथ में नजर आए। इस मूवी के मेकअप आर्टिस्ट है रिक बेकर, जिन्होंने हॉलीवुड में अपने काम के लिए सबसे ज्यादा ऑस्कर्स जीत रखे हैं। रिक बेकर ने एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन और मैन इन ब्लैक जैसी मूवीज में भी काम किया है। इस मूवी को मिस्टिकली एक स्लैशर मूवी समझा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लैशर मूवीज की पहचान है शार्प वेपन और अपना एक यूनिक किलिंग स्टाइल, जो कि इस फिल्म में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।